तो मैं सोच भी रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पत्रकारों के कार्यक्रम में मंत्री क्या करते हैं। हम क्यों मंत्रियों को बुलाते हैं? मंत्री आते भी नहीं, अपना अपमान भी करते हैं, हम खुद ही बुला के अपने आप को अपमानित करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। हम आपस की बात करेंगे, हमारे सुख दुख की बात करेंगे, हमारे प्रश्नों की बात करेंगे, हमारे जो कुछ एक दूसरे को जो मदद चाहिए उसकी बात करेंगे, नेटवर्किंग की बात करेंगे कि हम उन नेताओं का स्वागत करते रहेंगे जिनका कोई इस देश पे बोझ है, वो सब जो इस देश पे, धरती पे, इस प्रदेश पे बोझ हो, उन्हीं का स्वागत करके एक पाप और क्यों हमारे सर पे लेते हैं। एक बड़ा प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। नेताओं का कार्यक्रम पत्रकार नीचे बैठते हैं, पत्रकारों का कार्यक्रम फिर पत्रकार नीचे बैठेंगे, नेता ही स्टेज पे बैठेंगे, तो फिर हमारे पत्रकार स्टेज पे कैसे बैठेंगे? आज के कार्यक्रम की सरकार में उनकी हमारे देशमुख साहब होनी चाहिए थे, जो सबसे बुजुर्ग है। पत्रकारिता के मायने क्या है आज उनकी तरफ देख के देखा जाता है। और अकरम भाई हम देखते हैं नोएडा में आजकल के पत्रकार ऑडियो मर्सिडीज से नीचे घूमते नहीं हैं। उस पत्रकारिता के भीड़ में जिसको मैं पत्तलकारिता कहता हूँ, जो मात्र सरकार के फेंके हुए झूठर पे दिखते हैं, उसी के बीच में एक सर्वसामान्य आदमी जिसने पूरा जिंदगी दी है पत्रकारिता को, ये है हमारा सम्मान, यह है हमारी पत्रकारिता। बड़े संक्रमण के दौर में गुजर रहे हैं, आप सभी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं और अकरम भाई हम दिल्ली में हैं। हमारी व्यथा कुछ अलग नहीं है जो आपकी व्यथा नहीं है, और मुझे तो लगता है कि आपकी तकलीफें हम लोगों से ज़्यादा तकलीफें हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट कहलाते हैं, राजकीय विश्लेषण करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग कितनी कर पाते हैं हमें पता नहीं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले आप लोग हो, आप लोग हमारी पत्रकारिता का रीढ़ की हड्डी हो। आपकी पत्रकारिता जिंदा है, इसलिए हम विश्लेषण कर पाते हैं। ना खबरें ही होगी तो हम पत्रकारिता का विश्लेषण कहाँ से करेंगे? तो जो खबर लाने वाले पत्रकार हैं, खबर नवीस जिसको हम कहते हैं, यदि वो आज ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो सही मायने में मैं और अकरम भाई यहाँ आए तो ये हमारा सम्मान है कि हम आपके बीच में आए हैं। आपने हमको सम्मानित किया, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपने फैटर्निटी में आए हैं। नहीं तो नेताओं के बीच में और बाकी लोगों के बीच में तो हम ऐसे भी घूमते रहते हैं और गाली खाते रहते हैं। कोई अपने वाले भी तो मिले कि जो दिल से प्यार करे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता में आज की स्वागत मूर्ति हम नहीं, आज की स्वागत मूर्ति आप हैं। मैं क्या उद्बोधन करूँ आपको, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पीड़ा आपकी ज़्यादा नहीं है। आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी रिपोर्टिंग, घाटी रिपोर्टिंग से उठा हुआ इंसान हूँ। विश्लेषण तो 60 साल पत्रकारितेचा सन्मान आंतरराष्ट्रीय 9वा पत्रकार संमेलन जालन्यामध्ये आज या ठिकाणी मोदी नहीं होते तो शायद ये दिन हमको नहीं आए। हम वही चैनल पे सुबह 6 बजे से, क्यों अकरम भाई, सुबह 6 बजे गाड़ी लग जाती थी कि अभी 6 से 7 केबीपी पे है, 7 से 8 दूसरे चैनल की गाड़ी लेके जाती थी और रात को 10 बजे घर आते थे 8-10 चैनल पे घूम के। और महीने के एंड में बिल जनरेट होता था, 1-1.5 लाख रुपए मिल जाता था। बड़े खुश होते थे कि 1.5 लाख रुपए की कमाई हो रही है और चैनल पे चमकने का और चांस मिल रहा है। तब भी हम बोलते थे, हमको बुलाया इसलिए जाता था बोलना। उसके बाद 2014 के बाद सबके गले में साइलेंसर लगना शुरू हो गया। सबसे पहले चैनलों के मालिकों के गले में साइलेंसर लगना शुरू हो गया। बेचारे एंकर क्या करते, कुछ एंकर जरूरत से ज़्यादा बोलने लगे, कुछ एंकर दब के बोलने लगे। फिर मेरे और अकरम भाई जैसे भी जगह खाली हो गई। फिर ये बुलाया गया कि भाई वानखड़े जी की बुलाना अच्छा नहीं है, तुम्हारे विज्ञापन कट जाएंगे। फिर हम जब सोच रहे थे कि हम करें क्या, तब सोशल मीडिया ने हमें जगह दी, यूट्यूब में जगह दी। और आज हम ये पाते हैं कि जो रीच, जो पहुंच हमारी चैनलों के जरिए थी, उसके कई गुना ज़्यादा पहुंच यूट्यूब ने और सोशल मीडिया में दी। और यही कारण है कि आज अमेरिका में भी कोई जाता है तो लोग पूछते हैं कि अशोक वानखड़े को जानते हो क्या, अकरम को जानते हो क्या, जानते हो तो बात करवा दे। ये अमेरिका से लेकर टोक्यो तक। और कई बार जब मैसेज आते हैं तो पता पड़ता है कि एक स्टोरी पे पहला मैसेज टोक्यो से आया है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसके बाद कोई बनारस या प्रयागराज से कमेंट होता है। ये रीच है। लेकिन क्या ये कब तक रहेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। ये निरंतर दोनों तरफ से रस्सी के चालू है।
मैं तो रोज सुबह उठता हूँ और भगवान को धन्यवाद देके दिन शुरू करता हूँ कि चलो आज जेल में नहीं हूँ, कल हो सकता हूँ। आज इस शहर में हूँ, कल हो सकता हूँ। जिस शहर में जाता हूँ वहाँ पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि आप पहुँचे क्या। मैं गढ़चिरौली को गया, पता नहीं गढ़चिरौली में जिस किसानों के सम्मेलन को मैं संबोधित करने गया था, क्योंकि वहाँ पे जो जमीनें किसानों की जा रही उसके लिए जो संघर्ष था, जब मैं वहाँ गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो आयोजक थे उसको इतनी बार पुलिस वालों ने पूछा कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ आइडिया है क्या आपको। हमने बोला यार क्या बोलेंगे अशोक वानखेड़े, ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब पे एक बोलेगा और आपके सामने एक बोलेगा। हम तो प्रधानमंत्री के सामने भी वही बात करते हैं, आपके सामने भी वही बात करते हैं, आवाम के सामने भी वही बात करते हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता का काम ही है वेदनाओं को शब्द देना। यदि समाज की वेदनाओं को आप शब्द नहीं दे रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है इस समाज में। ये मैं मानता हूँ। पत्रकारिता को गंदा मत करिए, फिर अपने आप को पत्रकार मत कहिए। पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है और पत्रकारिता के साथ ईमानदारी निहायत साथ रहती है। मैं ये जानता हूँ कि ये बात कहना मेरे और अकरम भाई के लिए बहुत ईजी है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, क्योंकि हम लोग जिस ब्रैकेट में पहुँच गए हैं हो सकता है वो ब्रैकेट में आप नहीं पहुँचे। मैं ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता का मुझे अनुभव है। आप लोगों को अखबार में से कितना पैसा मिलता होगा पता नहीं। आपको कई अखबार तो ऐसे है कि आप कार्ड लेके जाओ, खुद भी खाओ और हमको भी खिलाओ। ऐसा भी मैं हमेशा एक जोक सुनाता हूँ कि एक आदमी ने एक विज्ञापन दिया कि मेरे यहाँ नौकरी है। एक बेरोजगार था, भूखा मर रहा था, वो गया, बोले लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा। तो बोले तनख्वाह नहीं देगा मतलब क्या करेगा, बोले 2 टाइम की रोटी दूंगा। अब वो भूखा मर रहा था तो उसको लगा चलो 2 टाइम की रोटी ही मिल जाए। उसने कहा कि हाँ भाई साहब मैं नौकरी कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह आया ड्यूटी पे, बोले बताए मेरे लिए जॉब क्या है। बोले ये टिफिन पकड़, सामने गुरुद्वारा है, तू जाके लंगर खा, मेरा लिए लंगर पैक करके ला, और यही काम तेरा शाम का होगा। आजकल रीजनल अखबार में यही हालत है कि आप ही विज्ञापन इकट्ठा करो, कमीशन आप ले लो, यही आपकी कमाई है, बाकी मुझे दे दो। ऐसे में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि पत्रकारिता नहीं करोगे तो ब्लैकमेल करना जरूरी नहीं है, लिफाफे देना भी जरूरी नहीं है। आप उसके बावजूद पत्रकारिता में जिंदा रखते हो। सबसे पहले आप जरूरतें कम रखो। आज हमारी जरूरतें बहुत कम है। जिनको उंगली पकड़ के हम जर्नलिज्म में लाए थे, मैंने बोला BMW और उड़ी में घूमते हैं, और आज हम मारुति 800 में घूमते तो हमको शर्म नहीं आती। हम कहते हैं ऑटो में भी घूमेंगे तो शर्म नहीं आती है। सवाल है कि मुझे समय पे पहुंचने का। और आज बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़ी गाड़ियां लेट पहुंच के, छोटी गाड़ियां जल्दी चल जाती है। कई बार साइकिल रिक्शा वाला आगे निकल जाता है, मर्सिडीज वाला पीछे रह जाता है। तो आप अपनी जरूरतें कम रखिए, क्योंकि आपने जो काम किया, मैं कहता हूँ समाज में कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे शिक्षक का काम है, वो एक नोबल काम है। जो सैन्य है हमारा बॉर्डर पे रहता है, एक नोबल काम है। उसको काम तो करना है, लेकिन उसका एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ न्यायपालिका की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, शिक्षक की सामाजिक जिम्मेदारी होती है, वैसी ही जिम्मेदारी सामाजिक पत्रकार की होती है। पत्रकार को अपने सामाजिक जिम्मेदारी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद खुद की ज़रूरत यदि कम करो, और ज़्यादा ज़रूरतें करने से कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ, जो ईमानदारी से जो लोगों का प्रेम मिलता है, उससे जो पेट भरता है ना, वो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मैं आज बस से उतरूँ या ऑटो से उतरूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ और 4 लोग यदि मिलने आते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, फोटो खींचना है, आप बताइए 100-125 किलो का काला पीला आदमी देखने का, मैं कोई शाहरुख खान को भूल नहीं जाता। इसके बावजूद भी लोग फोटो खींचना चाहते हैं। इसका मतलब लोगों के दिल में आपके प्रति प्रेम है, स्नेह है। वो स्नेह और प्रेम क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं। हम किस लिए बोलते हैं? हम उनकी पीड़ाओं को, वेदनाओं को शब्द देते हैं, हम उनकी बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, हम तमाम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों की कोई पूछने वाला और बोलने वाला नहीं होता। पत्रकारिता बिक गई, सब कहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल बिक गई है। मालिक बिक गए हैं, एंकर बिक गए, सब बिक गए होंगे। आप तो नहीं बिके ना। आप अपने लेवल पे काम करिए। एक यूट्यूब पे काम करना शुरू करने के लिए आपको 100 रुपये की नहीं चाहिए। आपके पास पहले से मोबाइल है, मोबाइल का स्टैंड नहीं है तो किताबों पे मोबाइल रख दीजिए, ग्लास का पीछे रख के, और आप उस पर बोल दीजिए। यदि लोगों की बात अच्छी लगेगी आपकी, तो मैं हूँ अकरम, आप लोग कहते हैं कि 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए। अरे हमने भी शुरू 5-10 से किया था। जब पहला कार्यक्रम किया था तो 20-22 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया था। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है।
यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो इस 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ ही ईमानदार है। अब उसमें से कुछ बेईमान है तो उनको भी मैंने 140 में, क्योंकि वो परिस्थिति जनक बेईमान हो गए। किसी को राजनीति में रहना है इसलिए बेईमान होता है, किसी को अच्छे पोस्टिंग पे जाना है इसलिए बेईमान होता है, किसी की जरूरत भी ज्यादा है इसलिए वो बेईमान होता है। ईमानदारी तो सभी मान्य करते हैं। लेकिन फिर आज की स्थिति, आज पत्रकारिता सबसे अहम एक मोड़ पे है और हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे है। आज हम कहते हैं कि देश लगातार, हमारा संविधान खतरे में है। बार बार कई लोग कहते हैं कि संविधान का खतरे में, संविधान का खतरा इनको दिखाई नहीं देता। संविधान का खतरा तब महसूस होता है जब 27 लाख लोग मतदान होते हुए भी मतदान नहीं कर पाते बंगाल में, और उनको कहा जाता है कि अगली बार कर देना यार, इस बार नहीं रहा। मतदान का अधिकार ये हमारे संविधान में दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार है। यदि उस अधिकार की रक्षा संविधान के रक्षक नहीं कर पाए तो मेरा भी उठाना है क्या? वैसे मेरा नहीं उठाना है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो मेरे को मेरा काम कर दो। चले आओ ना। नहीं, उनको रहने दो। बड़े लोग बोल सकते हैं स्टेज में, मैं वहाँ बोलने के लायक आदमी नहीं, छोटा आदमी। अरे बोल ही नाही रहे। आणि सर्वच आपला सहभाग यापुढेही आम्हाला देतील ही अपेक्षा व्यक्त करतो। हा कार्यक्रम येथेच संपला असं अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक आपले सेराज कुरेशी सर आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडून मी सांगतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं घोषित करतो। धन्यवाद सर्व स्टेजचे।